हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं डॉक्टर यूसुफ यूट्यूब चैनल। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है जी सीक्वेंशियल केस स्टडी डिज़ाइन। आज हम इस पे बात करेंगे कि सीक्वेंशियल केस स्टडी डिज़ाइन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और फिर इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। आइए जी आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सीक्वेंशियल केस स्टडी डिज़ाइन डेफिनेशन से शुरू करते हैं जी कि दिस काइंड ऑफ रिसर्च डिज़ाइन एग्जामिन्स केसेस वन आफ्टर अनदर, यानी ऐसा रिसर्च डिज़ाइन जिसमें हम पहले एक केस को एग्जामिन करते हैं फिर दूसरे केस को एग्जामिन करते हैं विद इनसाइट्स फ्रॉम द अर्लियर केसेस इन्फॉर्मिंग सब्सिक्वेंट वंस। जिसके अंदर जो हम शुरू में केसेस को स्टडी करते हैं उससे जो हम इनसाइट हासिल करते हैं, रहनुमाई हासिल करते हैं, गाइडेंस हासिल करते हैं, वो नेक्स्ट स्टडी करने वाले केसेस को उसके लिए इन्फॉर्म करते हैं, हमारी मदद करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये पैरेलल केस स्टडी डिज़ाइन से इसलिए मुख्तलिफ है कि पैरेलल केस स्टडी डिज़ाइन के अंदर हम जितनी केस स्टडीज़ करते हैं वो पैरेलल चल रही होती हैं, एक ही वक़्त में चल रही होती हैं। जबकि सीक्वेंशियल डिज़ाइन ये वाला जो डिज़ाइन है, इसके अंदर पहले हम एक स्टडी करते हैं, फिर उससे हम we learn lessons from that, we get guidance, we get insights from that case, and then we start the next case in a more improved way. Then from that case we get guidance, we get insights, and then we start the next case and so on. In other words, हम कह सकते हैं कि a sequential design is one where case studies follow one another, यानी एक केस स्टडी होती है, फिर दूसरी केस स्टडी होती है, फिर तीसरी, फिर चौथी एंड सो ऑन. Using this approach, one investigator gator could in principle conduct each case study. आप देखें सीक्वेंशियल केस स्टडी के अंदर अगर फर्ज करें चार केस स्टडीज कंडक्ट करनी है तो वो एक ही इन्वेस्टिगेटर कर सकता है कि पहले एक कर ले, फिर वो मुकम्मल हो तो दूसरी कर ले, फिर दूसरी मुकम्मल हो तो तीसरी कर ले, फिर तीसरी मुकम्मल हो तो चौथी कर ले। लेकिन पैरेलल केस स्टडी डिजाइन के अंदर हमारे पास अगर चार केस स्टडीज हैं तो चार इन्वेस्टिगेटर्स या रिसर्चर्स का होना जरूरी था, क्योंकि वो पैरेलल डिजाइन था। तो इस डिजाइन के अंदर चार लोगों की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक ही जो इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर है या साइंटिस्ट है वो वन आफ्टर अनदर जो है वो स्टडीज को कंडक्ट कर सकता है। एडवांटेज क्या है जी? एन एडवांटेज ऑफ द सीक्वेंशियल अप्रोच इज दैट द सिलेक्शन ऑफ ईच केस एंड सम ऑफ द इश्यूज एग्जामिन्ड कैन बी इन्फॉर्म्ड बाय पजल्स आइडेंटिफाइड इन द अर्लियर केसेस। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो अब हम पहले केस को स्टडी करते हैं तो अगर उसके अंदर कोई मेथोडोलॉजिकल इश्यूज हैं, थ्योरेटिकल इश्यूज हैं, कुछ सैम्पलिंग के इश्यूज हैं या कोई भी इशू है, तो वो वाले इश्यूज हम दूसरी केस स्टडी शुरू करने से पहले सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ताकि दूसरी केस स्टडी जो है हम बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सिक्वेंशियल केस स्टडी डिजाइन। वन केस कैन थ्रो अप आइडियाज दैट कैन इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ द सब्सिक्वेंट केसेस। तो एक केस के नतीजे में हो सकता है कुछ ऐसे आइडियाज हैं जिसके नतीजे में हम अगले केस जब सिलेक्ट करें नेक्स्ट वाले तो वो बेहतर तरीके से सिलेक्ट कर पाए, एंड दैट कुड बी फॉलोड अप इन दीज लेटर केसेस। और फिर उससे आगे जितनी हम केस स्टडीज करें वो शुरू वाली जो केस स्टडीज हम कंडक्ट करते हैं वो हमें हेल्प आउट करती हैं, हमें गाइड करती हैं और हमें इंसाइट प्रोवाइड करती हैं कि हम नेक्स्ट केस स्टडीज को किस तरह अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एप्लीकेशंस जी, स्टडिंग केसेस ओवर ए पीरियड। तो ज़ाहिर है पहले एक केस स्टडी होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, तो इट्स अ काइंड ऑफ स्टडिंग केसेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। स्केलिंग पायलट प्रोग्राम्स, तो हम पायलट प्रोग्रामिंग में देखें पहली केस स्टडी को हम एज ए पायलट स्टडी ले सकते हैं, फिर उसके नतीजे में हम दूसरी केस स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं। तो वो ज़ाहिर है पहले वाली जो पायलट स्टडी है दैट विल हेल्प to formulate or execute or design second case study in a much better way compared to the first one which is treated as a scaling pilot program. इसी तरह investigating sequential events like policy evaluation, तो हम पॉलिसी को जब सीक्वेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप एवेल्यूएट करेंगे तो शुरू वाली जो एवेल्यूएशंस होंगी वो हमें पॉलिसी को नेक्स्ट आगे जो है वो इम्प्रूव करने में मदद देंगी। तो दीज आर थ्री एप्लीकेशंस ऑफ सीक्वेंशियल केस स्टडी डिजाइन। देन इसकी एग्जांपल्स हैं जी कुछ। पायलट प्रोग्राम एक्सपेंशन, तो अभी इसकी मैंने बात भी की, इसको थोड़ा सा वजाहत के साथ बयान कर देते हैं जी। स्टडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए पायलट एजुकेशन प्रोग्राम्स इन वन स्कूल फर्स्ट, यूजिंग द फाइंडिंग टू रिफाइन एंड इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स इन एडिशनल स्कूल्स सिक्वेंशली। तो अगर हम फर्ज करें किसी एक स्कूल के अंदर
कोई एक प्रोग्राम जो है वो शुरू करते हैं, तो उसको हम एज़ ए पायलट केस स्टडी ले सकते हैं, और उसको स्टडी करने के बाद जो इश्यूज अराइज होते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, मेथोडोलॉजिकल इश्यूज हैं, वो पॉलिसी बेस्ड इश्यूज हैं, या वो बेसिक इश्यूज हैं, या अप्लाइड किस्म के इश्यूज हैं, तो हम उनको एड्रेस करके नेक्स्ट वाले जो स्कूल्स हैं उनके अंदर जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इट आई मीन द फर्स्ट केस स्टडी could act as a pilot program expansion. Then disaster recovery efforts हैं जी, examining the response to a natural disaster in one region and applying the lesson learned to study recover efforts in a subsequent regions affected by a similar event. हम इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि सैलाब पाकिस्तान में आते हैं, तो अगर हम एक सैलाब को स्टडी करें तो ये हमारी पहली केस स्टडी होगी। अब इसको जब हम स्टडी करेंगे तो बहुत से इश्यूज इसमें, टेक्निकल इश्यूज होंगे, इसमें लॉजिस्टिक इश्यूज होंगे, इसमें और बहुत सारे इश्यूज होंगे। तो अगर हम उनको एक रीजन के अंदर या एक केस स्टडी में या एक सैलाब जो है उसके अंदर स्टडी करें, तो नेक्स्ट सैलाब को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं या वहाँ पे इमदाद हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है या लोगों को रेस्क्यू कैसे करना है, तो मेरे ख्याल में पहले वाली जो केस स्टडी होगी वो अगली जो केस स्टडीज हैं उनमें हमें हेल्प आउट करेगी। या हम अगर एक सैलाब को अच्छी तरह स्टडी कर लें तो उसके अंदर जो लॉजिस्टिक के इश्यूज हैं, जो इमदाद पहुंचाने के इश्यूज हैं, जो रेस्क्यू करने के इश्यूज हैं, वो जो अराइज हुए हैं, वो आने वाले सैलाब के अंदर हम बेहतर तरीके से लोगों को रेस्क्यू भी कर सकते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर इमदाद कोई डिसिमिनेट करनी है तो वो भी हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो डिजास्टर रिकवरी में भी केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब हम एक केस को स्टडी करें तो दैट केस हेल्प अस टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट केस स्टडीज इन अ मच बेटर वे, ज्यादा बेहतर प्रोफेशनल तरीके से। इसी तरह प्रोग्राम स्केलेबिलिटी स्टडीज है कि assessing the scalability of a community health program by first evaluating its success in a small controlled population and then extending it to a large population in later phases. फर्ज करें कोई हेल्थ की फैसिलिटी है या एजुकेशन की फैसिलिटी है कि किसी स्कूल को अपग्रेड करना है, तो पहले हम एक स्कूल को अपग्रेड करेंगे और फिर देखेंगे कि उसके अपग्रेडेशन के नतीजे में, उसको अपग्रेड करने के नतीजे में कितने बेनिफिट्स एजुकेशनल हुए हैं, कितने स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग बेहतर हुई है, एजुकेशन बेहतर हुई है, रिजल्ट्स बेहतर आए हैं, और फिर उसके नतीजे में हम प्रोग्राम की जो स्केलेबिलिटी है कि प्रोग्राम को लार्जर स्केल पे हम इम्प्लीमेंट कर सकें, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो डिजास्टर का हो, चाहे वो स्कूलिंग का हो, कोई भी हो, तो हम स्मॉल स्केल से शुरू करके पहले प्रोग्राम की इवैल्यूएशन करके फिर जितने भी सब्सिक्वेंट प्रोग्राम्स हैं उनको हम अगर एक्सपेंड करना चाहें, उनका स्केल बढ़ाना चाहें, तो पहले वाली केस स्टडी जो है वो हमारी स्केलेबिलिटी को बहुत हेल्प आउट करती है। उससे जो इंसाइट्स आती हैं, जो गाइडेंस आती है, उसके नतीजे में जो आइडियाज आते हैं, उसके नतीजे में हम अगली स्टडीज को लार्ज स्केल पे अप्लाई कर सकते हैं। सटरेंस क्या है जी? अडॉप्टिव रिसर्च स्ट्रेटजीज, ज़ाहिर है पहली स्टडी के नतीजे में जो फाइंडिंग्स आएंगी, जो आइडियाज़ आएंगी, जो इंसाइट्स आएंगी, उसके नतीजे में हम सेकंड वाली स्ट्रेटजीज जो हैं और थर्ड वाली और फोर्थ वाली यानी केस स्टडीज जो हैं उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। देन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच केस, तो हर केस को हम ज़रा डीपर तरीके से, यानी पहले केस के नतीजे में अगला केस ज़्यादा डीपली हम स्टडी कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और फिर दूसरी केस स्टडी के नतीजे में तीसरे केस को ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है, इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। इफेक्टिव फॉर स्टडिंग प्रोसेस ओवर टाइम, तो चूंकि इफेक्टिव इसलिए है कि पहले केस के नतीजे में, केस स्टडी के नतीजे में जो फाइंडिंग्स आती हैं उसके नतीजे में आगे हम रिसोर्सेज की भी बचत कर सकते हैं, लेबर भी बचा सकते हैं, इकोनॉमिक ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो भी हम बचा सकते हैं कि हमें जो लेसन हमने सीखे हैं पहली केस स्टडी से उनको हम सेकंड केस स्टडी या थर्ड या फोर्थ केस स्टडी के अंदर यूज करके we could effectively save our resources. लिमिटेशंस हैं, टाइम इंटेंसिव है, इट्स अ टाइम टेकिंग, क्योंकि पहले एक स्टडी मुकम्मल होगी, फिर दूसरी केस स्टडी, फिर तीसरी केस स्टडी, फिर चौथी केस स्टडी, और फर्ज करें एक केस स्टडी का दौर अगर दौरानिया जो है वो 1 साल है तो 4 साल लगेंगे, 6 माह है तो सारे 2 साल लगेंगे, 3 माह है तो सारे फिर 1 साल लगेगा, तो इट्स टाइम कंज्यूमिंग। वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ sequential case study design is it takes time. Then risk of bias from earlier cases influencing later cases, इसका एक जो रिस्क है वो ये है कि पहली केस स्टडी के नतीजे में जो रिजल्ट आते हैं वो दूसरे रिजल्ट्स को बाइस कर सकते हैं, फिर दूसरी के नतीजे में जो रिजल्ट आते हैं वो तीसरी केस स्टडी को बाइस कर सकते हैं, उनमें तासुब आ सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द
risk or limitation, second limitation of sequential case study design. And these are the sources. Device, same source which I used in the last lecture. The Art of Case Study Research, Stake is another good book. Case study research karte kaise hain. And then last one is also Robert Jin. So these are the sources which I used to prepare this lecture. कि सीक्वेंशियल केस स्टडी डिज़ाइन क्या होता है, इसका स्कोप क्या होता है, कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं, किन फील्ड्स के अंदर ये यूज़ होता है, इसकी एप्लीकेशंस, इसकी स्ट्रेंथ्स और फिर इसकी लिमिटेशंस। उम्मीद है इस लेक्चर के नतीजे में सीक्वेंशियल केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन के बारे में आपकी बेहतर क्लैरिटी होगी।